बेटा नेक्सस मास्टरी बैच पे हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं हर एक सेशन में आपको। जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो चाहे राइट टू स्लीप हो जाए, राइट टू डाई हो जाए, राइट टू स्पीडी ट्रायल हो जाए, सब कुछ डिसाइड किया गया है। इट इज अ वेरी वाइड राइट, बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट है। उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे अपने हाई कोर्ट जाए, वहां जाके कह सकता है कि आप काइंडली हबीस कॉर्पस की रिट इशू कर दीजिए। सो द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर्स दैट एमपीज एंड एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस फ्रीली within the legislative chambers without fear of legal repercussions. Hello students, welcome to CLAT Nexus Mastery Batch. I am your law mentor Isra Khan and I heartily welcome all of you to this amazing platform. क्या हाल चाल है बच्चा लोग, पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं, बता दीजिएगा चैट सेक्शन में। आई होप कि आपकी पढ़ाई लिखाई सब एकदम धुआंधार और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। नेक्सस मास्टरी बैच पे क्या चल रहा है टू ऑल दो न्यू स्टूडेंट्स, बेटा नेक्सस मास्टरी बैच पे हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं। हर एक सेशन में आपको 2 पैसेजेस करवाए जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी करवाए जाएं, जहां पे आपके क्लैट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर टैग करना है, बताना है कि नेगेटिव मार्किंग के बाद आपने इस पर्टिकुलर 2 पैसेज में कितने मार्क्स स्कोर करे। तो इससे क्या होगा, आपका उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो टॉपिक की नॉलेज है, वो आपकी डीप होगी, रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी यार जारी रखो, पढ़ाई यार करते रहो, रिवीजन यार करते रहो, प्रैक्टिस यार करते रहने हैं। मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है। मार्क्स क्या है, आपके नेक्स्ट मॉक के लिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम इससे बेटर करेंगे या हमें इतना लाना है और अच्छा स्कोर करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने 2 पैसेजेस आपको करवाए हुए हैं, गो एंड वॉच इट, गो एंड प्रैक्टिस इट, और उसका जवाब भी चैट सेक्शन में आपको देना है। So let us just start off with today's session, and I hope and I wish that these practice based questions are very helpful and beneficial for your CLAT examination, and these as it is passages you would find in the exam. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला पैसेज यहाँ पे आप देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। बेटा आई होप यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया हुआ नेक्सस 2.0 बैच में, नेक्सस 3.0 बैच में। और फंडामेंटल राइट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो चाहे राइट टू स्लीप हो जाए, राइट टू डाई हो जाए, राइट टू स्पीडी ट्रायल हो जाए, सब कुछ डिसाइड किया गया है। इट इज अ वेरी वाइड राइट, बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट है। आइए इसको रीड करते हैं। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी is one of the most fundamental and sacrosanct rights guaranteed by the Constitution of India. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि there is a golden triangle. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में there is a golden triangle. ये गोल्डन ट्रायंगल है 14, 19 और 21। 14, 19 और 21 तीनों आपस में एकजुट हैं, तीनों आपस में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, कोई भी एक दूसरे के अलग नहीं करा जा सकता है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। इट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, However, instances of violations of these rights डू अकर, यानी कि ये देखा गया है कि आर्टिकल 21 या फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी वॉयलेशन हुआ है। एंड इन सच केसेस द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स बिकम्स क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग अ रेमेडी। ये जो पैसेज है इसके अंदर आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के वॉयलेशन में और रिट जुरिस्डिक्शन का क्या रोल रहता है इसके बारे में पता चलेगा।
आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स, क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफ हिज राइट टू लाइफ। लाइफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिंदगी गुजर रही है, गुजर बसर चल रही है। लाइफ का मतलब है फुल एंजॉयमेंट, यानी कि सिर्फ बेयर सर्वाइवल नहीं, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। सो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि अगर कोई लॉ बना हुआ है उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए, बट नॉट अदर देन दैट। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन recognizes the inherent dignity and worth of every individual। वही मैंने कहा, सिर्फ एक कुत्ते के जैसे जिंदगी गुजारना नहीं, not like bear survival, जो रोड साइड डॉग्स होते हैं बेटा। And it ensures that their protection from arbitrary state action। What is state? State की definition में क्या क्या आता है बेटा? State की definition में बेटा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मेजरली। तो ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट या सरकार कुछ आर्बिट्री इम्पोजिशन करे या infringement upon their life or personal liberty। Unfortunately, violations of right to life and personal liberty do occur, होता है, either through actions of the state, या हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर्स, जरूरी नहीं कि स्टेट के द्वारा हो, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया हो वायलेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। आगे आई, these violations can take various forms इंक्लूडिंग कस्टोडियल डेथ, यानी कि कस्टडी में डेथ हो जाती है बेटा। हमने देखा है बेटा जेल में लोगों की डेथ हो जाती है, सुसाइड कमिट कर लेते हैं या मर जाते हैं बेटा। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, क्या देखा था, कहाँ पे देखा था? जॉली एलएलबी में। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, अनलॉफुल डिटेंशन, टॉर्चर करते हो, एंड इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द इंडिविजुअल प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी को हैम्पर करते हैं। तभी तो केएस पुट्टस्वामी का केस आया प्राइवेसी पे, प्राइवेसी पे बेटा। केएस पुट्टस्वामी का केस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आती है, इंक्लूडेड है केएस पुट्टस्वामी। सच वायलेशन अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ। अब अगर आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा रूल ऑफ लॉ को भी आपने वायलेट किया है, एंड पोज अ थ्रेट टू द फैब्रिक ऑफ जस्ट सोसाइटी, एक फेयर सोसाइटी पे थ्रेट है। To address these violations and insurance of accountability, the Constitution empowers the judiciary with the authority to issue writs। आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, यहाँ पे तो 21 की बात हो रही है, आर्टिकल 21, क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड राइट है, इसीलिए इस पैसेज में उसका वर्णन किया गया है। बट कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है बेटा तो आपके पास रिट्स इशू करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। Writ jurisdiction refers to the power of the courts to issue writs like habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, and quo warranto for the enforcement of fundamental rights. These writs acts as powerful tools की तरह इनका काम होता है for tools to safeguard the right to life and personal liberty. Habeas corpus, for instance, habeas corpus writ is a writ that protects against the unlawful detention or imprisonment। अगर आपने किसी को unlawfully detain किया हुआ है, मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है बेटा, उसको अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है, यानी कि उसको ग्राउंड्स नहीं बताए गए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसको लॉयर नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया या फिर इम्प्रिजन कर लिया गया, इंश्योर्स। अब उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे अपने हाई कोर्ट जाए, वहां जाके कह सकता है कि आप काइंडली हबीस कॉर्पस की रिट इशू कर दीजिए। उससे क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका डिटेंशन कोर्ट कहेगा ये ठीक नहीं डिटेन किया है आपने, अनलॉफुली डिटेन किया है, तो उसको छोड़ दिया जाए, स्पेयर कर दिया जाए। It ensures that individuals are not held in custody without legal justification and enables the courts to order the release of such unlawfully detained persons। आगे आइए बेटा, मैंडमस, अभी मैंने हबियस कॉर्पस के बारे में आपको बताया। मैंडमस देखिए, मैंडमस में दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है पब्लिक राइट और दूसरा होता है पब्लिक ड्यूटी। मैंडमस के ऊपर एक पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया था क्लैट 2022 में या शायद 2020 में। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस इज अनदर सिग्निफिकेंट रिट दैट कंपेल्स पब्लिक ऑफिशियल्स
पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिसर्स जिनको काम दिया गया है, जिनको सरकारी नौकरी दी गई है, भैया किस लिए दी गई है? आपको काम करने के लिए कहा गया है ना। तो पब्लिक ऑफिशियल्स को कंपेल किया जाता है कि भाई आप ड्यूटीज परफॉर्म करें, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करें। इट कैन बी इन्वोक्ड टू एड्रेस वायलेशंस दैट इन्फ्रिंज अपॉन द पर्सनल लिबर्टी और endanger लाइफ, thereby compelling एक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपका राइट है कि आप बिजनेस करें, ट्रेड करें, प्रोफेशन करें, तो उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, मान के चलिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है बिजनेस बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम क्या है कि भाई वो लाइसेंस इशू करेगी, लाइसेंस आपको ग्रांट करेगी। बट अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस ही नहीं ग्रांट कर रही है, तो इसका मतलब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रही है। आपका पब्लिक राइट है, आपका राइट है कि आपको लाइसेंस दिया जाए। तो ऐसे में मैंडेमस इशू किया जाता है। सर्शुररी क्या होता है? सर्शुररी में बेटा जब कोर्ट्स जो हैं, जो आपकी जुडिशरी होती है, वो अगर मान के चलिए निचली अदालत है, कोई नीचे लोअर कोर्ट है, उसने अगर बेटा एक जजमेंट पास किया जो कि गलत जजमेंट था, तो ऊपर की अदालत जो है वो सर्चुलरी का रिट इशू करके उसके उस जजमेंट को इनवैलिड कर सकती है, क्वॉश कर सकती है, उसको कहा जाता है। सर्चुलरी इज अ रिट दैट enables the higher courts to review and quash the decisions that are illegal, arbitrary, or in violation of fundamental rights. It acts on the check. It acts as a check on the exercise of powers and of the administrative bodies, ensuring that they operate within the bounds of law. लॉ के अंडर अंडर काम करो, ऐसा नहीं है लॉ के बाहर आप काम करो, ऐसा कोई पावर एक्सरसाइज करने का आपका राइट नहीं है। एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। Prohibition is a writ that prohibits lower courts or tribunals from exceeding their jurisdiction or acting in excess of the authority. उसी तरीके से prohibition writ जो है बेटा, वो writ है प्रिवेंट करने के लिए लोअर कोर्ट को कि वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना कर दे। और लास्टली बेटा को वारंटो वो writ है बेटा, को वारंटो से मान के चलिए अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई जॉब जिसको मिली हुई है बेटा, कोई गद्दी संभाले हुए है और आपको लगता है कि वो उसने फ्रॉडुलेंटली ली, उसका एक लीगल वे में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको वो जॉब लीगल वे में नहीं मिली, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। और कोर्ट क्या करेगा, इसको चेक करेगा और को वारंटो की रिट इशू कर देगा, कहेगा भैया इनको हटाओ और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको बिठा देगा। तो को वारंटो का रिट ऐसे में इशू किया जाता है। और लास्टली बेटा जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट्स का, ये अलाउ करेगा इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो जुडिशरी अप्रोच कर सकते हैं, जुडिशरी जा सकते हैं, seeking protection and redressal of the violations of right to life and personal liberty. The courts through their writ jurisdiction acts as guardians of the constitution. Constitution के guardians की तरह act करते हैं and play a crucial role in upholding individual rights. In conclusion, the right to life and personal liberty is a fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. Violation of these rights can occur when pose a threat to fabric of just society. However, writ jurisdiction of the courts empowers individuals to seek remedies and protections under such violations. Questions पे अब हम लोग आ जाएंगे, questions देखेंगे। सबसे पहला question है, a government official is not performing their duties as required by law, which writ can be issued to compel them to act. मैंने आपको बताया था एक रिट है जिसमें पब्लिक राइट होता है और पब्लिक ड्यूटी होता है। यहां पे पब्लिक ड्यूटी है बेटा, सर्चुररी है, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो या मैंडेमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पॉज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो बेटा। तो मैंडेमस में क्या होता है बेटा, पब्लिक राइट और पब्लिक ड्यूटी होता है। सर्चुररी में क्या होता है, क्वॉश करा जाता है निचली अदालत का जजमेंट। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, इलीगल डिटेंशन होता है, इलीगल डिटेंशन होता है, इसीलिए ये रिट इशू करा जाता है। को वारंटो में बाय व्हाट अथॉरिटी, गद्दी कहाँ से संभाले वो भाई, लीगल वे में संभाले हो, इलीगल वे में जॉब मिली है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है, कोर्ट पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस पोस्ट, किस अथॉरिटी से आप ये जॉब होल्ड कर रहे हो, ये पोस्ट होल्ड कर रहे हो बेटा, समझ रहे हो आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रीक्वेंटली यूज्ड its writ jurisdiction to protect the right to life and personal liberty by A. striking down laws that restrict free speech, B. revising the constitutional provisions related to fundamental rights, C. issuing guidelines for media censorship, D. overturning decisions of lower courts in criminal cases.
ये 4 ऑप्शंस हैं। आप अभी पॉज करो और नीचे जवाब दीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगी। क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है? बहुत बार यूज किया है अपने रिट जुरिस्डिक्शन को आर्टिकल 32 के अंदर टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी आपको बताया मैंने। और ये कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने रिट जुरिस्डिक्शन यूज? ए बाय स्ट्राइकिंग डाउन लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच, बी revising the constitutional provisions related to fundamental rights, C issuing guidelines for media censorship, या D overturning decisions of lower courts in criminal cases। क्या लगता है बेटा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोर्ट का काम ये है कि वो लॉज जो बनाते हैं, कोई भी ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जो फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हेट स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा? अगर कोई कानून हेट स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर करेगी बेटा? क्या लगता है? ये जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन। चलिए आगे आइए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। फिर उसके बाद आगे आइए, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच रिट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका मान के चलिए ब्रदर है या आपकी मान के चलिए सिस्टर है, उसको क्या किया जा रहा है? उसको अरेस्ट कर लिया गया, आपको आप लोगों को किसी को कुछ बताया भी नहीं गया, उसको जेल में डाला हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस का कहना ये है कि उसने थेफ्ट किया है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास अरेस्ट करने का। आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया, आपको ये पता है कि उस टाइम पे आपका भाई स्कूल में था, तो यहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हो। आप कोर्ट से कहोगे कि माय लॉर्ड आप काइंडली यहाँ पे हबियस कॉर्पस की रिट इशू कर दीजिए। किसकी? हबियस कॉर्पस की। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, इलीगल डिटेंशन के मामलों में हबियस कॉर्पस, पब्लिक ड्यूटी के मामले में मैंडमस, क्वॉशिंग ऑफ जजमेंट के मामले में सर्चुररी, और प्रिवेंशन के मामले में प्रोहिबिशन। निचली अदालत को जो प्रिवेंट किया जाता है गलत जजमेंट, गलत फैसला ना दे दे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि अभी तक की आपके तीनों आंसर्स जो हैं वो करेक्ट होंगे। आई होप एंड आई विश। चलिए आगे आ जाइए बेटा। The writ of certiorari is primarily used by the courts to A. compel public officials to perform their public duties, B. review and quash decisions of lower courts, C. protect against unlawful detention or imprisonment, या D. prevent violations of fundamental rights। क्वेश्चन सिंपली क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया? हम लोग एक रिट की बात कर रहे हैं, सर्टियोररी रिट की। सर्टियोररी को कहा जाता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? इन 3, 2, 1 करेक्ट आंसर हियर इज बी, टू रिव्यू एंड क्वॉश द जजमेंट्स गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स, compel public officials, mandamus, unlawful detention, habeas corpus, prevent violations of fundamental rights generally। violation of fundamental rights तो prevent करता ही है कोर्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का। The limitation placed on the right to freedom of speech and expression aims to strike a balance between individual liberties and broader societal interests. Which of the following is a legitimate societal interest that can justify the restrictions which are placed on freedom of speech and expression? ठीक है, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं, जैसे कि बेटा डिफेमेशन, जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि होता है बेटा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कि आपका होता है बेटा मान के चलिए इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एक्सेट्रा। इसी तरीके से 8 बेटा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे।
8 रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं बेटा। अब ये सवाल पूछ रहा है कि जो लिमिटेशन लगाए जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, दे एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। भाई हमारी लिबर्टी अलग है, सोसाइटी का इंटरेस्ट अलग है। सोसाइटी का इंटरेस्ट मेनली ये है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग सुकून में रहें, ऐसा ना हो हर टाइम पे विवाद होने लगे, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स अराइज होते रहे हर टाइम पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, तो अब कौन सी लेजिटिमेट सोसाइटल इंटरेस्ट है? ए, प्रोटेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, बी, प्रिवेंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इंश्योरिंग सोशल हार्मनी एंड पीस, सप्रेसिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। ये सबसे करेक्ट आंसर है, इंश्योरिंग सोशल हार्मनी एंड पीस। जिसने सी लगाया होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल्स का रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा दो। क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर हो रही है तो इतना क्रिटिसिज्म होता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, इसको रोकना ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप दबा सकते हो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए। और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को सप्रेस करना नहीं। करेक्ट आंसर है सोशल हार्मनी। अगर पीस और पीस की अगर बात होती है तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और इसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट है, इसमें सोसाइटी का बेनिफिट होते हुए दिख रहा है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस ऑफ पैसेज नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैसेज नंबर 2 विच इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब हम सब जानते हैं बेटा, जब भी हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर बात करी जाए तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एमपीज हैं, इवन एमएलएज जो हैं आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए जिनको ये यूज करते हैं। जैसे एमपीज एंड एमएलएज को अरेस्ट के मामले में कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, स्पीच के मामले में कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और आपके जो बेनिफिट्स आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, अलाउंसेस जो है उनके अलावा भी बेटा कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं कि भाई इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है एविडेंस देने के लिए अगर हाउस चल रहा है, सेशन चल रहा है। सो देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस। अब इन प्रिविलेजेस का प्रॉपर यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ये कौन चेक करेगा बेटा? ये यहाँ पे कोर्ट्स चेक कर सकते हैं, जुडिशरी चेक कर सकती है। बट कहीं ना कहीं ये जो प्रिविलेजेस हैं बेटा, ये बहुत हद तक की इम्यून भी होती हैं, यानी कि इनको कोई नहीं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में ये बेसिक चीज आप सबको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दीज आर अ सेट ऑफ स्पेशल राइट्स and immunities which are granted to member of parliaments and member of legislative assembly. These privileges are what? These are beta essential for effective functioning of legislative bodies. यानी कि लेजिस्लेचर बेटा आपका लॉ बनाने का जो काम करता है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पे लॉज फॉर्मुलेट होते हैं, तो जब भी हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं उनके अंदर जो मेंबर्स बैठ रहे हैं जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस देना मैंडेटरी है ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा however they are parliamentary privileges are not explicitly defined in the Indian Constitution. ऐसा नहीं है कि मेंशन किया गया है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दी गई है, ऐसा नहीं है, बट इनको डिराइव किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आप जानते हैं 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो भाई ऐसा नहीं लग रहा था, उस टाइम पे नहीं लग रहा था कि इतना रुक जाएंगे, बट उनको लगा कि यार ये कंट्री तो बड़ी रिच है, लोग बड़े इनोसेंट हैं, बक्सर लड़ाई लड़ी, प्लासी लड़ाई लड़ी, उसके बाद अपना यहाँ पे शासन बना लिया, यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते हैं ना, बहुत कुछ लेके गए, 99.9% चीजें यहाँ से लूट ली, बट कुछ चीजें दी भी, जैसे कि लॉज के फॉर्मुलेशन में, सेटअप पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह से हमें चलाना है, इसमें हम ब्रिटिशर्स से बहुत इंस्पायर हुए हैं और लॉज के फॉर्मुलेशन में ब्रिटिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है।
सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम से ही बेटा प्रिविलेजेस कुछ जो है इंजॉय करी जाती थी और इनको इंडियन जुडिशरी ने यहाँ पे अपहेल्ड किया है. दीज प्रिविलेजेस आर क्रूशल फॉर अनहिंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज. भाई लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमने ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दे के रखी हैं. These privileges are crucial for unhindered performance, जैसा कि मैंने बताया, and they safeguard freedom of speech, independence, effectiveness of the elected representatives. Parliamentary privileges can be broadly categorized into two types: freedom of speech and immunity from the legal proceedings. अब बेटा यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और आपको एक इवेंट बताऊंगी. बेटा एक बच्ची थी जो रेप विक्टिम थी. इस रेप विक्टिम के बारे में जब हाउस में बात होनी शुरू हुई तो किसी एक्स पार्टी के मेंबर ने ये कहा कि ये जो बच्ची है ये फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है, इसलिए पार्टी को डिफेम करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करने के लिए. क्या एक रेप विक्टिम के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है? क्या आप ऐसे सदन में बैठ के आप ऐसे एलिगेशंस लगा सकते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा सकते हैं? इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस बच्ची के साथ इसकी मदर भी थी बेटा, इस माँ को भी यहाँ पे इस माँ के साथ भी रेप हुआ. तो ये बड़े सवाल उठते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी प्रिविलेज दी गई है और इम्यूनिटी मिली है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि अरेस्ट नहीं होगा, कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें जो हैं. So the privilege of freedom of speech ensures that MPs and MLAs can express their views and opinions freely within the legislative chambers without fear of legal repercussions. कि हम बोल सकते हैं कुछ भी, कोर्ट का तो यहाँ पे इतनी पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि हमको बुला ले, पूछ ले कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया. This privilege allows them to speak their mind, criticize the government, voice concerns about public issues and represent the interests of their constituents, अपनी constituency में जहां पे उनको elect किया गया है. Furthermore, parliamentary privileges grant immunity to MPs and MLAs from legal proceedings for their speeches, statements. अगर कुछ स्पीच दी है उसके लिए उनको बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में कि आपने क्यों स्पीच दी है, और actions made within the legislative chambers. This immunity protects them from civil or criminal liability for their words spoken or actions performed during the course of legislative duties. जब सेशन चल रहा था. It ensures that legislators can discharge their responsibilities without the fear of being harassed or intimidated by external forces. However, it is important to note that the extent of parliamentary privileges is not absolute or unlimited. जो extent है parliamentary privileges का ये absolute नहीं है, unlimited नहीं है. The Constitution sets certain limitations on these privileges to prevent their abuse or misuse, जो मैंने आपको बताया है. The privileges are subject to the provisions of the Constitution. अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ बना है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना हुआ है, अदर लॉज बने हुए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए इलेक्शन से रिलेटेड, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा. एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस शैल बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा. मोरओवर बेटा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द स्कोप. अब जाके आप चाटे मार रहे हो बेटा. ये इवेंट देखा था आपने, यहाँ पे आपने ये इवेंट आई होप देखा होगा. स्लैपिंग इंसिडेंट जो हुआ था बेटा, बहुत बार हुआ है बेटा. ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं. बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं. ये तो हमने एक इवेंट देखा ही था. इसके अलावा भी बेटा इनको यहाँ पे तो मारा गया है, और कई बार ऐसा होता है कि वो स्लैप करते हैं बेटा. स्लैप किया है आपने, मिसयूज किया आपने पावर का,
कई बार ऐसा हुआ है, वो वाला इवेंट मैं इस टाइम पे देख नहीं पा रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसको टैग करवा दूँ। सो ऐसे इंसिडेंट्स बेटा बहुत बार हुए हैं। Moreover, a parliamentary privilege do not provide immunity from legal action. अब आप आउटसाइड द स्कोप, एमपी और एमएलए होने के स्कोप के बाहर अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पे हम आपको इम्यूनिटी नहीं देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इम्यूनिटी नहीं देता है। अगर एक एमपी और एमएलए एंगेज करता है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, जैसे कि करप्शन, ब्राइबरी, अदर अनलॉफुल एक्ट्स, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा बेटा, यहाँ पे उनको पनिशमेंट मिलेगी जैसे अदर सिटीजन को मिलती है। ऐसा नहीं है, रूल ऑफ लॉ है भाई, आर्बिट्री नहीं हो सकता है आपका, आप मिसयूज नहीं कर सकते उस पावर का। यू अंडरस्टैंडिंग, ये बात है। चलिए आगे आ जाइए बेटा। एडिशनली, it is essential to maintain a balance between the exercise of parliamentary privileges and rights of individuals. The judiciary acts as guardian of this balance and has the authority to interpret and adjudicate any disputes arising from the exercise of parliamentary privileges. Courts have the power to determine the scope and limits of these privileges and ensure that they are not misused or extended beyond their intended purpose. In conclusion, parliamentary privileges play a vital role in upholding the independence and effectiveness of MPs and MLAs. They provide freedom of speech and immunity from legal proceedings within the legislative chambers, allowing elected representatives कि अपनी बात रख पाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मेन एम ये है कि लोगों को जिन्होंने इलेक्ट किया है उनकी आवाज दबने ना पाए, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है उनकी आवाज ना दबने पाए, वो फ्रीली बोल सके जो उनको बोलना है without fear and favor. However, these privileges are not absolute and are subject to constitutional provisions, statutory laws, and reasonable restrictions. Judiciary acts as arbiter and safeguards the delicate balance between parliamentary privileges and individual rights. By maintaining the appropriate extent of these privileges, parliamentary system can function effectively and serve the interest of the people and the nation as a whole. ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बेटा जानना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू एमपीज एंड एमएलएज? ए, टू ग्रांट देम इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, सभी लीगल प्रोसीडिंग से इनको इम्यूनिटी ग्रांट कर दें। बी, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रिटिसिज्म और अकाउंटेबिलिटी। सी, to ensure the effective functioning of the legislative bodies. D, to grant them unlimited freedom of speech without any restrictions. तो पहले तो इनको एलिमिनेट कर दो, इधर अनलिमिटेड हम फ्रीडम देना नहीं चाहते हैं। फिर आइए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रिटिसिज्म और अकाउंटेबिलिटी, क्यों? ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते हैं। टू ग्रांट देम इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स ना। व्हाट अबाउट आउटसाइड, व्हाट अबाउट आउटसाइड एक्ट? आउटसाइड द इम्यूनिटी एक्ट उनका क्या? एमपी एमएलए होने के बाहर अगर कुछ एक्ट कर रहे हैं उसका क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं बेटा, उनका मानना यह है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज, चाहे बेटा आपका पार्लियामेंट हो, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इनका यही है मेक श्योर करना कि इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए बेटा। द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड टू एमपीज एंड एमएलएज allows them to A, criticize the government without any restrictions, B, violate the rights of individuals during legislative debates, C, engage in hate speech or incitement to violence, D, express their views and opinions freely within the legislative chambers. क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एमपीज और एमएलएज को जो दिया गया है, किस लिए, मेन एम क्या है, प्रिविलेज किस लिए दिया गया है? सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए बिना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, विदाउट एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल की राइट्स वायलेट करें ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव डिबेट्स, क्या ये दिया गया है? क्या ये राइट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? क्या लगता है? नहीं कर रहा है। एंगेज इन हेट स्पीच और इंसाइटमेंट टू वायलेंस? नो। करेक्ट आंसर क्या है बेटा?
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी. Whosoever has chosen D would be the correct answer. So, I hope you understood. क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को, बट क्रिटिसिज्म में एक रीजनेबल, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप आर्बिट्रली क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिना किसी पॉइंट के क्रिटिसाइज कर रहे हो, विदाउट वेग क्रिटिसिज्म कर रहे हो. आई यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज सब्जेक्ट टू, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की क्या हद होगी, किस हद तक की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बेटा अवेलेबल होंगी, ये किसके मद्देनजर रख के हम चेक करेंगे. ए, द सोल डिस्क्रिशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, इसमें पूरी अथॉरिटी एमपीज एंड एमएलएज की होगी क्या? क्या वो इतने इम्यून है? आर दे सो इम्यून कि ये चेक करने के लिए कि क्या हद है, ये भी इनका ही डिस्क्रिशन होगा. चलिए देखते हैं. बी, द रूलिंग पार्टीज कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि रूलिंग पार्टी का क्या कंट्रोल है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, यानी कि वो सरकार जो करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है. बताओ ये द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी लॉज या द पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि बायस होके जुडिशरी चूज करेगी. यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सोल डिस्क्रिशन नहीं, रूलिंग पार्टी बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द जुडिशरी नहीं हो सकता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. तो जिसने सी लगाया होगा बेटा उसका करेक्ट हो जाएगा. आप लोग अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करिएगा बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट, नाउ व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन, जब भी आप पैसेज देखते हो बेटा एक चीज मेक श्योर करना, आप उसमें कुछ कीवर्ड सर्च करोगे, कुछ कीवर्ड्स जैसे कि डू नॉट, विदाउट, एक्सेप्ट, नॉट वर्ड होता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन, तो वो आपको सर्च करना बहुत जरूरी है. अगर वो तुमने मिस आउट कर दिया, कई बार ऐसा हुआ बेटा, लास्ट जो हमारा सेशन गया था जहां पे हमारे टॉपर्स आए थे बेटा, टॉपर्स का यही कंसर्न था कि ये सब जो होती हैं बेटा ये क्या हो जाती हैं, यू नीड टू अवॉइड क्या, सिली मिस्टेक्स. कितने बच्चे हैं अभी, कितने बच्चे जो मुझे वॉच कर रहे हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स की अभी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं? बहुत स्टूडेंट्स की सिली मिस्टेक्स हो रही हैं. और मॉक में ना नंबर आने का रीजन ये भी है, क्यों? क्योंकि फुल कंसंट्रेशन होता नहीं है, सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम मॉक्स लगाएं, ज्यादा ज्यादा हम प्रैक्टिस करें, ये दिक्कत होती है बेटा. तो ऐसे में आपको ये मेक श्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स. So parliamentary privileges do not provide immunity to MPs and MLAs for offenses committed. MPs चाहे हो MLAs हो, इनको कौन से offenses के लिए immunity नहीं मिलती है? A, within the legislative chambers during legislative debates क्या immunity मिलती है? देखते हैं. In the interest of public order, morality and national security क्या immunity मिलती है? During the discharge of their legislative duties क्या immunity मिलती है? आउटसाइड दी स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज क्या इम्यूनिटी मिलती है? तो विद इन द लेजिस्लेटिव चेंबर्स, जी हाँ इम्यूनिटी मिलती है. बाय द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यहाँ पे क्या लगता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी. अगर कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, मोरालिटी में, नेशनल सिक्योरिटी में, जी हाँ मिलती है. ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द लेजिस्लेटिव ड्यूटीज, जी हाँ मिलती है. outside the scope of legislative activities, outside the scope of legislative activities क्या यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है? जी नहीं, यहाँ पे नहीं मिलती है. तो एमपीज और एमएलएस को अगर वो आउटसाइड अपने लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, यानी कि जो 3 ऑर्गन्स हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है काइंडली आप शांति से बस कानून बनाइए, लॉज बनाइए. तो लॉज बनाने में अगर आप उसके अलावा कोई काम कर रहे हो, लेजिस्लेटिव स्कोप के बाहर अगर आप कोई काम कर रहे हो या लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के बाहर कुछ काम कर रहे हो, क्रिमिनल एक्टिविटी आपने कर दी, तो यहाँ पे आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. यू विल नॉट बी गेटिंग द इम्यूनिटी. सो आई एम वेरी श्योर बच्चे ये वाला पैसेज पढ़ने के बाद अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार
लेजिस्लेटिव पावर है, बट सिर्फ पार्लियामेंट में तब तक की है, उसके बाहर इतना स्कोप नहीं है, उसके बाहर आपके पास इतनी पावर नहीं बचती है. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बेटा, कोई भी चीज अनफेटर्ड, कोई भी चीज जो अनरीजनेबल हो, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा हो बेटा, वो हेल्दी नहीं होता, वो ठीक नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए. आई होप यू गेट इट. चलिए लास्ट क्वेश्चन. द जुडिशरीज रोल इन रिलेशन टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज primarily to A, limit the exercise of parliamentary privileges to protect individuals' right. B, to uphold the absolute and unrestricted nature of parliamentary privileges. C, determine the scope and limits of parliamentary privileges. D, grant additional privileges to MPs and MLAs. तो जिनको नहीं समझ में आया मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो एक्सरसाइज है, जो यूज करा जा रहा है, उसको लिमिट करना ताकि इंडिविजुअल की राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें. फिर एब्सोल्यूट और अनरिस्ट्रिक्टेड नेचर जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का है, उसको हम हमेशा अपहोल्ड करके रखें, ये जुडिशरी चाहती है. डिटरमाइन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, या ग्रांट एडिशनली. डिटरमाइन तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का खुद का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लॉज बनाना. एडिशनल प्रिविलेजेस नहीं. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. जिसने जिसने ए लगाया होगा बेटा, उसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा. लास्टली आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन मैं देना चाहूंगी बेटा आप लोगों को. दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 11. इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा. मान के चलिए बेटा, ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट्री सेशन बेटा, ex minister comments on an incident which happened with a girl, a rape incident, and her mother on being questioned, the minister claimed that he is immune from any legal action or scrutiny as what he said comes within the scope of privileges. Is this valid? Is this contention of ex-minister valid? A yes, B no. सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा, अगर आपने पूरा कंप्लीट सेशन देखा होगा तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे. और जरूर इसका जवाब दीजिएगा बेटा. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या अनरिस्ट्रिक्टेड हैं? क्या वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं? बेटा नहीं है. बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, जो भी आपका रिट जुरिस्डिक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. रिट जुरिस्डिक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, 226 में हाई कोर्ट के पास है. 5 तरीके के रिट्स हैं बेटा, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चुररी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो. ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्टली बेटा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जब हम बात करते हैं, तो ये आए दिन इश्यू में रहते हैं, आए दिन चर्चा में रहते हैं. तो आप ऐसा करिएगा, आप एक नोट्स बना लीजिएगा जहां पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का दोनों चीजें होती हैं बेटा. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का भी कई बार वॉयलेशन हो जाता है
कई बार इसका भी वॉल्यूशन होता है और कई बार इसका मिसयूज भी होता है। तो आप दोनों एस्पेक्ट्स में इसको चेक करिएगा और ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि आप उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। लीगल रीजनिंग की जब भी हम बात करते हैं आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है बेटा कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर रखिए। पांचों सब्जेक्ट्स आपके जो हैं लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर्स और आपका इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से रेडी होने चाहिए। यानी कि इसमें आपको दोनों चीज़ें रेडी हों, एक तो आपका कॉन्सेप्ट और आप दोनों में प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों में आप पूरे तरीके से ब्रश अप हो और पूरे तरीके से आपका रेडी होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, ये प्रॉमिस आपसे मुझे चाहिए है कि जो भी रिसेंटली चल रहा है, जैसे कि अभी न्यूज़ में क्या आया, अभी न्यूज़ में आया बेटा ब्रॉडकास्ट बिल, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक पैसेज डालूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में। ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है 2023 का, दिस इज अ बिग इशू। यानी कि नाउ यू विल बी रेगुलेटेड। जो कुछ भी आप डिजिटल मीडिया पे कह रहे हो, सोशल मीडिया पे कह रहे हो, यूट्यूब पे बोल रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो अब वो रेगुलेट होगा, वो चेक किया जाएगा। कैसे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। श्रेया सिंगल का केस है, बट अब क्या टर्न लेगा, अब क्या होगा, क्या ये चैलेंज होगा नहीं होगा, ये सब हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो इसी नोट पे बेटा हम आज का सेशन एंड करेंगे, बट I would definitely ask you guys to make sure that you let me know about the answers. How many answers did you get right? And along with the negative marking आपको बताना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको तैयारी में लीगल रीजनिंग में कहीं भी बेटा इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, या अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको नहीं समझ आया है तो आप ज़रूर प्रीवियसली जो नेक्सस बैचेस हमारे आए हैं पीडब्ल्यू क्लैट पे उनको आप चेक करना, उनको आप देखना, उन लेक्चर्स को आप सर्च करना, ताकि आपका जो भी नॉलेज है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में नॉलेज हो। तो इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी बेटा, बट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हो सकता है मैं लाइव लूंगी, लाइव हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।